Assalamu alaikum everyone, this is Shaban. Today I have brought you an informative lecture with a new category, that is translation. And today we will talk about the translation from the chapter number 3, that is Dark Devil and the Golden Age. So here let's move towards the translation. In the previous lecture dear student हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया सिनोनिम्स के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो हैं सिनोनिम्स कैसे आ सकते हैं, आपके पास ट्रांसलेशंस कैसे आ सकती है, और आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, आज हम बेटे बात करेंगे लेक्चर के हवाले से, दैट इज़ अबाउट ट्रांसलेशन, और जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं, जो पैसेज हैं, इंशाल्लाह टुडे these passages, these paragraphs will be deployed towards you in order to keep in mind as how they are important as pertaining to the paper's point of view. So let's move towards the first passage. I'm going to tell you about the importance as. So here we have the first passage, that is the second passage in the first page of our चैप्टर नंबर 3। बेटे चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल सेकंड पैसेज को अगर हम देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ नॉर्मली स्टार्ट होता है, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इस पैसेज के इम्पॉर्टेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को सर्च करेंगे ताकि हमें इसको ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी हो सके। और बेटे एक चीज़ याद रखें, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हो या अनइम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हो, द प्रॉब्लम इज़ डैट कि अगर आपको बेटे उनके मीनिंग्स आते हैं, अगर आपको उनके सिनोनिम्स आते हैं, यू कैन ईजीली ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ। ओके, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास मीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द की टूवर्ड्स द सक्सेस। सो लेट्स मूव। हमारे पास सेकंड जो पैराग्राफ है पेज नंबर 1 का, दैट इज़ द पेज नंबर आपके पास 18 पेज नंबर है लेसन नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्ट से सेकंड पैराग्राफ। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। हमारे पास बेटे सबसे पहले वर्ड है, डिफ़िकल्ट जो वर्ड है वो है फ्लटर वर्ड। हमारे पास जो वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, और उसके बाद हम इनके इंग्लिश टू इंग्लिश भी मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो हैं वो उर्दू के मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके सिनोनिम्स भी हमारे पास आ सकते हैं। तो सिनोनिम्स हमारे पास हैं और साथ में इनके हम मीनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और हम लोग साथ साथ इनके जो सिनोनिम्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आते जाएं और हमारे पास जो है वो उर्दू के मीनिंग भी आते जाएं। ठीक है, तो फ्लटर का वैसे मतलब होता है लहराना। ठीक है, तो मीनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मीनिंग्स। ठीक है, तो मीनिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो मीनिंग्स हमारे पास यहाँ पे उर्दू के आ जाएंगे, और बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स भी हमारे पास आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैंने पहले भी आपको बेटे सिनोनिम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो सिनोनिम्स थे वो मैंने बताए थे, बट टुडे अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स फ्रॉम द गिवन पैसेज इन द बोर्ड्स। ओके, फर्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लटर। फ्लटर का बेटे मतलब होता है लहराना, फ्लटर लहराना। ठीक है, यानी लहराना, हवा में बालों का लहराना, बालों का मूव करना। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्लटर। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं वेव। वेव का मतलब भी होता है लहराना। ठीक है, हवा की वजह से बालों का शेक करना यानी हिलना। ठीक है, यू शेक होना, हिलना, फ्लाई करना यू में से, तो हम लिख सकते हैं लहराना। ठीक है, सेकंड हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसी पैराग्राफ में, वो है हमारे पास
सेकंड अब वैक्यूम। वैक्यूम बेटे कहते हैं खला को, वैक्यूम कहते हैं खला को। वैक्यूम का बेटे मतलब होता है खला, और खला कहते हैं स्पेस को, ठीक है, ओपन प्लेस को, स्पेस, किसको कहते हैं, स्पेस को, वैक्यूम। और स्पेस का मतलब है खला, तो हम कह सकते हैं खला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है इसी पैराग्राफ में से, दैट इज़ रियली रियली एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विल अवे। विल अवे का बेटे मतलब होता है जल्दी से मूव कर जाना, यानी गायब हो जाना, ठीक है, मूव क्विकली, तो जल्दी से वहाँ से चले जाना, विल अवे, विल अवे, जल्दी से मूव कर जाना, तो विल अवे, तो हम लिख लेंगे मूव क्विकली, यानी उस जगह से जल्दी से चले जाना, मूव क्विकली, उस जगह से जल्दी से मूव कर जाना, ठीक है, जल्दी से चले जाना, यानी गायब हो जाना, जल्दी से चले जाना, जल्दी से चले जाना, मूव कर जाना वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी से चले जाना, जल्दी से चले जाना, यहाँ वहाँ से यानी मूव कर जाना। सो नेक्स्ट हमारे पास pretty इंपॉर्टेंट वर्ड है, डैट इज़ इसी पैराग्राफ में से, डैट इज़ ये है इंस्टेंट। इंस्टेंट बेटे कहते हैं फ़ौरन, एट वंस, ठीक है, इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, ठीक है, इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी किसी भी लम्हे, यू में से फ़ौरन, आप कह सकते हैं एट वंस, एट वंस, तो हम बेटे लिख लेंगे फ़ौरन, ठीक है। अच्छा, फ़ौरन वर्ड यूज़ हो सकता है, क्विकली, सडनली, इस तरह के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद है बेटे हमारे पास आ जाता है क्लाइम्स, ठीक है, क्लाइम्स, आबो हवा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, क्लाइम्स, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं वेदर, यानी मौसम, ठीक है, आबो हवा को हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर लाइक, तो आबो हवा, क्लाइमेट्स, ठीक है, आबो हवा, तो इसको हम क्या कहेंगे, आबो हवा, तो क्लाइमेट्स टाइप यू मे से। उसके बाद बेटे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इस लाइन में से। सो नेक्स्ट पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, और लेट्स सी फ्रॉम द ट्रांसलेशन से देखते हैं कि इसको हमने ट्रांसलेट करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, ठीक है। तो बेटे वो कहता है कि जो आदमी है उसने अपने बालों को महसूस किया उड़ते हुए, लहराते हुए, ठीक है, एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, और उसकी जो बॉडी के टिश्यूज थे, यानी उसके जिस्म के जो खुलिए थे, ड्रॉ टाइट, उनमें तनाव आ गया, यानी वो खींचे गए यू में से, ठीक है, उनमें तनाव आ गया, वह सख्त हो गए, एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, ऐसे जैसे कि वो एक वैक्यूम, एक खला के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो, ठीक है। तो कहते हैं आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल खला में यानी लहरा रहे थे, आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल लहरा रहे थे, एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, और उसकी जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, उसके खुलिए जो हैं वो तने गए थे, उनमें तनाव पैदा हो गया था, ऐसे जैसे कि वो किसी, ऐसे जैसे कि वो किसी खला के बिल्कुल मरकज़ में खड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेंटर बेटे कहते हैं मरकज़ को, राइट। हिज वाइफ बिफोर हिम, उसकी बीवी उसके सामने, सीम्ड दिखाई देती थी, उसकी बीवी उसके सामने दिखाई देती थी, कैसी, ऑलमोस्ट टू विल अवे,
तकरीबन गायब होती हुई, उसकी बीवी उसके सामने तकरीबन गायब होती हुई दिखाई देती थी। इन स्मोक, धुएं में। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे छोटे बीजों की तरह। माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन, किसी भी लम्हे डूब सकते थे। टू ऑल द मार्शियन क्लाइंट्स, तमाम मरीखी आबो हवा। टू ऑल द मार्शियन क्लाइंट्स, तमाम मरीखी आबो हवा। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग देखते हैं, जैसे लोग देखते हैं किनको? सन को, यानी जैसे लोग सूरज को देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, ये बताने के लिए कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है। हिज फेस वॉज कोल्ड, और उसका चेहरा सर्द हुआ हुआ था, और उसका चेहरा सर्द हुआ हुआ था। सर्द यानी कोल्ड। सो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दैट इज़ पैराग्राफ बेटे हमारे पास है पेज नंबर 19 के बिल्कुल स्टार्ट पे। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एज परटेन टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और बेटे बिलीव मी, inshallah, if you prepare these paragraphs that I will tell you, inshallah you will have the 100% success in your exams. Okay, so because these are the paragraphs that are being told to you on the basis of experience, right? So next, move towards the next paragraph that starts from the next page number 19 and chapter number 3. Nonsense, Mr. Bitrin. अच्छा, ये तो हमारे पास जो है वर्ड ये हो गए हैं बेटे। इनको मैं ज़रा रिमार्क कर देता हूँ ताकि आपके पास जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ बताया है, ये मेरे पास है पैराग्राफ, इसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सर ने हमें पैराग्राफ नंबर 1 बताया जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि फर्स्ट पेज से सेकंड वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और अब हमारे पास सेकंड पैराग्राफ चल रहा है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, और ये हमारे पास पेज नंबर 19 के बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं नॉनसेंस। तो अभी हम इसके वर्ड्स लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यानी पैराग्राफ नंबर 2 को मैं रिप्रेजेंट करूँगा ताकि एक दफ़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पे मैं उसके वर्ड्स लिखने लगा हूँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में सबसे पहले बेटे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जी घोस्ट, ठीक है, घोस्ट्स, ठीक है। घोस्ट्स बेटे कहते हैं भूतों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इवल्स, ठीक है, इवल्स यानी भूत वगैरह जो हैं जायंट में से, ठीक है, बदरूहों को कहते हैं इवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने लिख लिया इवल्स। अच्छा जी, उसके बाद मीनिंग जो है वो बदरूहें हैं, वो आप साथ साथ नोट करते चले जाएं। तो मैं आपको सिनोनिम्स और इसमें से इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं वो बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में बेटे हमारे पास वर्ड आ रहा है डिसेंट। डिसेंट बेटे कहते हैं डिसेंट, डिसेंट बेटे कहते हैं एक शरीफ, एक जेंटल टाइप इंसान को, नोबल बंदे को, तो जेंटल लिखेंगे, ठीक है, या नोबल, नोबल इंसान को पॉइस को भी कहते हैं, ठीक है, नोबल नेक इंसान को भी कहते हैं डिसेंट। नेक्स्ट इसमें से हमेशा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है बेटे नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड, और ये है हमारे पास यू में से क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग का मतलब था चढ़ाई यानी चढ़ना, असेंडिंग वर्ड आ सकता है, ठीक है, गो अप, ठीक है, ये आ सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इमेजिनेशन को ज़रूर हम लिखेंगे क्योंकि ये पेपर में भी आया हुआ है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का बेटे हम लोग लिखेंगे थॉट्स, ठीक है, थॉट्स कहते हैं ख्यालात, यानी ख्याल को इमेजिनेशन को कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इमेजिनेशन, थिंकिंग, सोच को, आइडियाज़ वगैरह इमेजिनेशन में आ सकते हैं। फैंटेसी वर्ड भी यूज़ हो सकता है।
उसके बाद बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है प्रॉलिंग अप। इसी पैराग्राफ से मैं आगे मूव कर रहा हूँ। प्रॉलिंग अप, मैं अगेन इसको ज़रा वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो सके। वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, और आगे मीनिंग्स, वो आप लोग साथ साथ नोट करते चले जाइए, ठीक है। तो प्रॉलिंग अप, प्रॉलिंग अप, प्रॉलिंग बेटे कहते हैं, अब प्रॉलिंग अप का मतलब था घूमना फिरना, ठीक है, जो आप चहलकदमियाँ करते हैं, तो हम स्ट्रॉलिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रॉलिंग अप, ठीक है, या वॉन्डरिंग या वॉन्डर, घूमना फिरना। उसके बाद बेटे हमारे पास वर्ड है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ एंड इट्स अप। तो ये तकरीबन अप है, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि जिनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पैसेज नंबर 2 के साथ, यानी P2, ठीक है, और ये वर्ड भी P2 में शामिल है, ठीक है जी, यानी पैसेज नंबर 2 में। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स, पहले हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रांसलेशन करते जाएंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते जाएंगे। नॉनसेंस, नॉनसेंस बेटे नॉर्मली नॉनसेंस बकवास को भी कहते हैं, नॉनसेंस अहमकाना को भी कहते हैं, ठीक है। नॉनसेंस जो है इसका मतलब है बेवकूफ़ाना कोई अमल, बेवकूफ़ाना कोई बात जिसके कोई सेंस नहीं बन रही। सो दीज आर कॉल्ड द नॉनसेंस, ठीक है। नॉनसेंस, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज। अहमकाना, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। नॉनसेंस अहमकाना, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वी आर क्लीन, हम बिल्कुल साफ सुथरे, डिसेंट और नफीस पीपल, लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल दैट सिटीज हैव सम काइंड ऑफ कर्स इन दैम, और कहा कि तमाम मुर्दा शहरों में किसी न किसी किस्म के, मुर्दा शहरों में किसी न किसी किस्म के जो हैं वो भूत रहते हैं। सम काइंड ऑफ गोस्ट, किसी किस्म के क्या है, गोस्ट, भूत, इन दैम, इनमें। डेड सिटीज़ बेटे वो सिटीज़ होती हैं जो मुर्दा शहर, इट्स मीन डेड, जहाँ लोग पहले रहा करते थे और वो वक्त के साथ साथ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई, यानी नापीद हो गई। तो डेड सिटीज़ को आप एक्सटिंक्ट भी कह सकते हैं, नापीद हो जाना, मुर्दा हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है। मेमोरीज, आई मीन मेरा मतलब है यादें। उसने बच्चों की तरफ देखा। तमाम मुर्दा शहरों में किसी किस्म के भूत हैं, मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ देखा, यानी गूढ़ा। स्टेयर्ड का मतलब होता है गूढ़ा। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं स्टेयर्ड, ठीक है, स्टेयर्ड, गेज। स्टेयर्ड का बेटे मतलब होता है घूरना, ये पेपर में भी आया हुआ है इम्पॉर्टेंट वर्ड, स्टेयर्ड, गेज्ड, ठीक है, गेज, टिकटिकी बांध के देख, गेज्ड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है P2 से रिकमेंडेड है, ठीक है, ये वाला वर्ड, यानी गूढ़, गूढ़ के देखना। सो नेक्स्ट में हमारे पास है यू सी एट स्टेयरकेस, तुम एक सीढ़ी की तरफ देखो। यू सी एट स्टेयरकेस, तुम एक सीढ़ी की तरफ देखते हो। एंड यू वंडर व्हाट द मार्शियंस लुक लाइक, और तुम हैरान हो जाओगे कि मरीखी कैसे दिखाई देते थे। लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, और तुम हैरान हो जाओगे कि मरीखी इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते थे। यू सी द मार्शियन पेंटिंग, और तुम मरीखी लोगों की या मरीखी जो पेंटिंग है, जो मुसव्वर यानी बनाई गई तस्वीर है, पेंटिंग है, वो देखो, हाथ से बनाई गई तस्वीर है, वो देखो। तो कहता है यू सी द मार्शियन पेंटिंग, और आप मरीखी हाथ से बनाई गई तस्वीर देखते हैं। एंड यू वंडर, आप हैरान रह जाते हैं, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि बनाने वाला कैसे था, यानी पेंटर मुसव्वर कैसा था।
यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आपके जहन में एक छोटा सा भूत बन जाता है, आपके जहन में एक छोटा सा भूत बन जाता है। क्या? अ मेमोरी, यानी एक याद के तौर पर। इट्स क्वाइट नेचुरल, और ये बिल्कुल कुदरती बात है। इमेजिनेशन यानी तसव्वुर, ख्याल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक भूत आपके माइंड में भी एक जो है इस तरह से भूत इस तरह के टाइप का होता है। लेट्स सी, यू मे से, यू कैन इमेजिन लाइक दिस, ही स्टॉप्ड, फिर वो रुका। यू हैवंट बीन crawling अप इन दोज ट्रेन्स, हैव यू? क्या तुम इन खंडरात में फिरते तो नहीं रहे हो, घूमते तो नहीं रहे हो? हैव यू, क्या तुम घूमते रहे हो? बेटे ये टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा बहुत आ जाता है। जैसे ये देखिए, उसने कहा है तुम इन खंडरात में घूमते तो नहीं रहे हो, क्या तुम रहे हो? ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड द टैग क्वेश्चन। इन ग्रामर lectures inshallah we will discuss about the tag questions. Okay, next move towards the chapter, next to move towards the paragraph number 3 inshallah. This is also very very important paragraph on the same page and from the mid. For a long time there was only the sound of wind. So next यहाँ पे मैं मूव करूँगा पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और इसमें से मैं देखता हूँ पेज नंबर हमारे पास है 19, पेज नंबर है हमारे पास 19। फॉर अ लॉन्ग टाइम देर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड लेट आफ्टरनून, ये वाला पैराग्राफ है। और ये ख़त्म हो रहा है द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, कि रॉकेट्स जो हैं वो किसी न किसी दिन आ जाएंगे। ठीक है, आने में कामयाब हो जाएंगे। गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब हो जाना। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है स्वेट। स्वेट बेटे कहते हैं पसीने को। तो पसीने इंग्लिश होती है पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन। ठीक है, तो स्वेट पसीना, पर्सपायरेशन इसको कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट में हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ पोर्ड, बहना, फ्लो, स्ट्रीम। ठीक है, बहना, फ्लो। पोर्ड का यहाँ पे मतलब है बहना, यानी उमड़ डाना। यू नो, यू में से फ्रॉम हिज बॉडी, उसके जिस्म से उमड़ आया। अमर्ज्ड यू में से कह सकते हैं, अमर्ज्ड। स्पर्टेड भी कह सकते हैं, स्पर्टेड, स्पर्टेड या अमर्ज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, बह गया, बाहर निकल आया, स्पर्टेड भी कह सकते हैं, स्पर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट में हम कह सकते हैं बेटे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट में दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो है हमारे पास ड्रेंच्ड, तर हो जाना। इट्स वेरी वेरी ड्रेंच्ड, तर हो जाना, भीग जाना, ड्रेंच। सो ड्रेंच्ड, तो ड्रेंच का बेटे हम लिख सकते हैं वेट या सॉफ्ट, वेट या सॉफ्ट। तो तर हो जाना, ड्रेंच हो जाना। ठीक है, सो नेक्स्ट में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है वांटेड टू स्ट्राइक। स्ट्राइक बेटे कहते हैं ज़रब लगाना। इट्स मीन डैट किसी को मारना, यू में से। ठीक है, तो बीट, यू में से बीट। ठीक है, स्ट्राइक करना, स्लैप करना, तो इन्हीं में से स्लैप करना, स्ट्राइक करना। सो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट इज़ इट्स गेट थ्रू। गेट थ्रू का बेटे मतलब होता है कामयाब होना। गेट थ्रू का मतलब है कामयाब होना। इट्स मीन डैट सक्सेसफुल होना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सक्सेसफुल होना, यानी टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होना। ठीक है, ठीक है, तो पास होना, यू में से इसको कामयाब, आने में कामयाब हो जाना। ठीक है, क्वालिफाई कर जाना, यू में से टू बी सक्सेसफुल, यानी कामयाब होना। ठीक है जी, सक्सेसफुल, कामयाब होना। So this is the paragraph, that is the paragraph number 3 we discuss about as how it is important. Paragraph number 3 from the page number 19. Okay,
तो इसमें जो है लेट्स सी इसको पहले मूव करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड। काफ़ी देर तक वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा की आवाज़ थी। इन दी लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, ठीक है। अलोन थॉट बिटरिंग, बिटरिंग अकेला सोचता रहा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1,000 लोग यहाँ पे हैं। नो वे बैक, नो वे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, पसीना उसके चेहरे से बहने लगा। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से। एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, और वो अपने खौफ की शिद्दत में तर हो गया था। फियर कहते हैं बेटे खौफ को, टेरर को, ठीक है। टेरर, फियर को टेरर कहते हैं, फ्राइटन कहते हैं, ठीक है। खौफ की शिद्दत में तर हो गया। ही वांटेड टू स्ट्राइक लारा, वो अपनी बेटी लारा को मारना चाहता था। ट्राइड, चिल्लाना चाहता था और कहना चाहता था यू आर लाइंग, कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स वापस आएंगे। इंस्टीड ही स्टॉक्ड लाराज हेड अगेंस्ट हिम, इसकी बजाय उसने अपनी बेटी लारा का सर अपने साथ लगाया। स्टॉक का यहाँ पे मतलब है साथ लगाया। अगेंस्ट हिम, अपने साथ लगाया। एंड सेड, और कहा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट्स किसी ना किसी दिन आने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। सो आज हमने 3 पैराग्राफ्स को डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट में एक और पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। इट्स गोना बी लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम दिस चैप्टर। इट्स रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेज नंबर 21 कि अगर आप बेटे बिल्कुल मिड में जाएँ तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जो स्टार्ट होता है हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है विद देयर येलोइंग आइज, ठीक है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। हमारे पास इम्पॉर्टेंट वर्ड है टॉक्ड, वर्ड है टॉक्ड यानी बातचीत करना। सो टॉक का बेटे मतलब होता है कन्वर्सेशन करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे जी कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू करना या कन्वर्स करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जॉक्ड, यानी जॉक कहते हैं बेटे मजाक को। यू मे से फन, किडिंग, ठीक है, किडिंग करना, फन करना, यू मे से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसी पैराग्राफ में से, दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ from the paper as pertains to the paper point of view. So all of you please keep an eye on that very paragraph that I am going to tell you. नेक्स्ट में हमारे पास आइडल, आइडल कहते हैं नकम्मे को, बेकार को, ठीक है। आइडल जिस तरह मेजरली माँ बाप कई दफ़ा हमें कह देते हैं कि बच्चों को कह रहे होते हैं तुम बहुत नकम्मे हो। इसका मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल आइडल होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और पढ़ने की बजाय हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते तो अक्सर हमें नकम्मे कह देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द आइडल। आइडल को 2 मीनिंग होते हैं। फारिग यानी नकम्मा, एक ऐसा इंसान जो कि नकम्मा हो, जो कि डफर टाइप हो, यूँ में से फारिग हो, ठीक है, फ्री रहने वाला हो, जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं डफर भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। या उसको आप लेज़ी ब्लफर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं एन एमलेस पर्सन, जिसका कोई बेस ही ना हो जिसके, ठीक है। डफर कह सकते हैं, लेज़ी ब्लफर कह सकते हैं, लॉफर कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है, लॉफर टाइप फॉर एग्जांपल। सो दीज आर द वर्ड्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड। सो इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट। हैरी बिटरिंग जो है वो दाँत की दुकान पे चला गया और उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, लोग यानी आदमी खुले हुए दरवाजे में खड़े रहे।
and choked and talked and joked. बातें करते रहे, मजाक करते रहे without raising their voices, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर. Once in a while they gave him a hand. कभी कभी वो उसकी मदद करते. Gave in a hand, him a hand. Gave hand बेटे कहते हैं मदद करना, यानी ये gave यानी give a hand, ये idiom है, तो इसका मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट करना. तो इसको भी आप नोट कर लें. सो तो कहते हैं वंस इन अ वाइल, कभी कभी, दे गेव हिम हैंड, वो उसकी मदद करते हैं लिफ्टिंग समथिंग, कुछ चीज़ों को या कोई चीज़ को उठाने में. बट मोस्टली द जस्ट आइडर एंड वॉच्ड हिम विद द यलिंग आइज. ज़्यादातर वो बिल्कुल फारिग रहते एंड वॉच हिम, और उसे देखते रहते विद देयर वॉच्ड हिम विद देयर येलविंग आइज, अपनी जर्द आँखों के साथ, अपनी जर्द आँखों के साथ. So dear student, this was the topic about the translation, and I hope you have got a lot of information from this chapter and this lecture. So I have tried my best to pour, to shower, to impart the knowledge towards you, and I hope inshallah next time I shall be here with the betterment, and I will also have I will also keep abreast with the updated knowledge. Thank you very much, and Allah Hafiz.